हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आरएस गुरु अकेडमी। जैसे कि आप सभी जानते हैं, दिल्ली पुलिस का कोर्स हमारे चैनल पर चला हुआ है एंड आई होप कि आपने अच्छे से वीडियो देखी होगी एंड यू हैव मेक योर गुड नोट्स फॉर योर एग्जाम पर्सपेक्टिव एंड यू विल गेट सक्सेस इन योर एग्जामिनेशन आफ्टर एज यू आर डूइंग वेरी हार्ड वर्क। ओके, सो टुडे नाउ वी हैव टॉपिक व्हिच इज कॉल्ड सिटीजनशिप, नागरिकता। नागरिकता बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव, स्पेशली आज के टाइम में, क्योंकि हाल ही में नागरिकता संशोधन हुआ था। सीएए के लिए बहुत ही ज्यादा प्रदर्शन हुए दिल्ली के अंदर और भी अन्य शहरों के अंदर। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही मुख्य हो जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम इसके लिए अच्छे से प्रिपरेशन करें, इस पूरे टॉपिक को क्लियरली में समझें तथा एग्जाम में इससे आने वाले क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व कर अपने नंबर की इंश्योरिटी कंफर्म करें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या आता है कि नागरिकता हमारे संविधान में कौन से भाग में है? तो भाग 2 में नागरिकता है और कौन से आर्टिकल 15 से 11 तक नागरिकता के प्रोविजंस के बारे में इलैबोरेट किया गया है। सो बिटवीन द आर्टिकल्स 55 to 11 द सिटीजनशिप provision has been elaborated in our constitution. Okay, now very important point, आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा कि नागरिकता अधिनियम कब का है? नागरिकता अधिनियम 1955 का है। ठीक है, एग्जाम में 100% आपसे ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा कि नागरिकता अधिनियम कब का है? नागरिकता अधिनियम 1955 का है। ठीक है, 56, 52, 53 कुछ नहीं लगाना, सिर्फ और सिर्फ 55 लगाना है। ठीक है, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि नागरिकता संबंधी प्रावधान, इसके अंदर क्या है? नागरिकता संबंधी प्रावधान है और इसे कई बार संशोधित कर भी दिया गया है। ठीक है, इट हैज बीन अमेंडेड मैनी टाइम एंड रिसेंटली इट हैज बीन अमेंडेड इन 2019। हाल ही में यह 2019 के अंदर इसका अमेंडमेंट किया गया है। ठीक है, तो 2019 के अंदर जो अमेंडमेंट करके हमारे पास जो सीएए आया, क्या आया? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। तो 2019 में इसके अंदर ही संशोधन करके ये अभी लाए गए हैं। सीएए के बारे में भी आज हम चर्चा करेंगे। इसके पूरी कंप्लीट डिस्कशन करने के बाद इससे एग्जाम पॉइंट से जो पॉइंट निकल के आते हैं उनको भी डिस्कशन करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस दिस पॉइंट व्हिच आई हैव wrote down in the board on the board. Okay, very most important point कि हमारे भारत के अंदर एकल नागरिकता का प्रावधान है। ठीक है, हमारे भारत के अंदर एकल नागरिकता है। ठीक है, इन आवर इंडिया वी हैव ओनली सिंगल सिटीजनशिप, नॉट डुअल सिटीजनशिप। भले ही हम किसी भी प्रदेश के अंदर रहते हो, आप उत्तर प्रदेश के अंदर रहते हो, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, किसी भी प्रदेश के अंदर रहते हो, प्रदेश की नागरिकता किसी भी भारतीय के पास नहीं है। उनके पास सिर्फ एक नागरिकता है और उस नागरिकता को कहते हैं भारतीय नागरिकता। उसका प्रमाण क्या है? उसका प्रमाण है आपके पास दिया हुआ वोटर आईडी कार्ड, जो चुनाव आयोग देता है। आपकी सिटीजनशिप की प्रमाणिकता वहां से निकल के आती है। इसी के साथ साथ आपके पहचान के और कौन से कार्ड हो सकते हैं? आपका आधार कार्ड हो सकता है, वो हो सकता है आपका वोटर पैन कार्ड एंड डिफरेंट टाइप ऑफ आइडेंटिटी यू मे हैव, बट द ओनली आइडेंटिटी द इंडियन सिटीजन हैव सिंगल आइडेंटिटी। ओके, नॉट अ डबल आइडेंटिटी। तो अगर आपके एग्जाम में कह देता है कि हमारे देश में दोहरी नागरिकता है, तो वो बात गलत होगी। हमारे भारत के अंदर सिर्फ और सिर्फ एकल नागरिकता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है यहाँ पर, वर्ष 2003 के अंदर नागरिकता अधिनियम संशोधन किया गया। उसके तहत 16 देश ऐसे जोड़े गए, 16 देश ऐसे लिए गए जिसमें पीआईओ और ओआईसी का प्रोविजन लागू किया जाता है। पीआईओ और ओआईसी क्या है, हम आने वाले कुछ ही मिनटों में इसका भी डिस्कशन करेंगे। सो प्लीज हैव पेशेंस फॉर अ मिनट। ओके, अब आता है आर्टिकल नंबर 5। आर्टिकल नंबर 5 के अंदर क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल नंबर 5 के अंदर लिखा हुआ है संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। मतलब जब हमारा संविधान प्रारंभ हुआ उस टाइम पर हम किस तरह से नागरिकता प्रोवाइड करते थे। ठीक है, नाउ ऑल द थिंग हैज बीन चेंज। संविधान लागू हुआ था 1950 में। 1950 में नागरिकता पाने के अलग तरीके थे। अब 2020 चल रहा है, 2020 में नागरिकता पाने के अलग तरीके हैं। सो प्लीज इस बात के लिए आप डाउटफुल मत रहिएगा।
ओके, आर्टिकल 6 वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत से एग्जाम में पूछा गया है कि आर्टिकल 6 के अंदर क्या लिखा हो। आप जानते हैं कि भारत का विभाजन हुआ था, भारत के विभाजन के वक्त दो देश बने थे, कौन कौन से? पाकिस्तान और हिंदुस्तान, यानी कि भारत। पाकिस्तान और भारत देश बने थे। उस वक्त मास मूवमेंट पर, ठीक है, मास लेवल पर क्या हुआ था? मास लेवल पर हुआ था इमिग्रेशन। इमिग्रेशन किसे? भारत के लोग पाकिस्तान गए थे, पाकिस्तान के लोग भारत आए थे। तो दुनिया का सबसे बड़ा मास इमिग्रेशन कब हुआ था? जब हमारे देश के दो टुकड़े हुए थे, विभाजन हुआ था। तो उस कंडीशन के तहत आर्टिकल 6 जोड़ा गया। आर्टिकल 6 में क्या बात कही जाती है कि पाकिस्तान से भारत आने वाले, जो पाकिस्तान से भारत आए, उन लोगों को नागरिकता कैसे मिलेगी, उसका प्रोविजन आर्टिकल नंबर 6 में दिया हुआ है। सो पाकिस्तान से भारत की ओर आने वाले व्यक्तियों के नागरिकता अधिकार किसके अंदर है? आर्टिकल 6 के। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। आर्टिकल 7 क्या बात कहता है? आर्टिकल 7 यह बात कहता है कि भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार क्या होंगे। जो व्यक्ति पाकिस्तान चले गए थे, भारत को छोड़कर पाकिस्तान चले गए थे, तो उन व्यक्तियों के नागरिकता अधिकार क्या होंगे, वह बातें उसके दिया क्या आर्टिकल नंबर 7 में की गई है। तो दीज टू आर्टिकल इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पर्सपेक्टिव एज वेल एज फॉर योर जनरल नॉलेज अवेयरनेस। ठीक है, सो प्लीज बी इन श्योर अबाउट टू आर्टिकल्स, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, आई मस्ट रिकमेंड यू अगेन। ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड। ओके स्टूडेंट, अब हम नजर डालते हैं आर्टिकल नंबर 8 पर। आर्टिकल नंबर 8 क्या बयान करता है? आर्टिकल नंबर 8 बयान करता है कि वह व्यक्ति जो भारत से बाहर जाने वाले व्यक्ति के लिए हो, ठीक है, अर्थात क्या हो गया, वह व्यक्ति जो भारत से बाहर चला गया हो, बाहर मतलब वे किसी और देश की नागरिकता ले ली हो या किसी और भी कंडीशन से बाहर चला गया हो, बाहर रह रहा हो, तो उसके किस कंडीशन पर नागरिकता मिलेगी। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो भारत के बाहर रहते हैं, नागरिकता ले लेते हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो बाहर रहते हैं परंतु नागरिकता नहीं लेते। तो उनके संबंधी अधिकार क्या होंगे, आर्टिकल नंबर 8 में इसका बयान किया हुआ है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 9 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 2 कहता है विदेशी राज्यों की नागरिकता। इसके अंदर क्या आता है? विदेशी राज्यों की नागरिकता मतलब अगर भारत ने किसी एरिया को ऑक्युपाइड कर लिया है, ठीक है, मान लो कोई एरिया ऑक्युपाइड कर लेता है, वो एरिया पहले किसी और देश का था, या कोई एरिया ऐसा हो जिसने अपने आप को भारत के अंदर सुपुर्द करना चाहता है, तो भी किस कंडीशन में वहां के रहने वाले नागरिक किस कंडीशन में भारत के नागरिक होंगे, तो उन सब का ब्यौरा, उन सब का जो रिकॉर्ड है, जो भी नागरिकता अधिकार होगी, जो भी इसके अंदर प्रोविजन होगा, दिस ऑल आर कम इन आर्टिकल नंबर 8, sorry 9. So it is very important, please be focused on your mobile screen, so why you can understand each point I am going to say. Understand? I hope you are really good to be understanding. ठीक है, now let's move to the article number 10. What article number 10 says? नागरिकता के अधिकार बना रहना। इसमें क्या होता है कि किसी व्यक्ति के नागरिकता के अधिकार कैसे रहेंगे, किस तरह से बने रहेंगे, किस तरह से सस्टेन रहेंगे और किस प्रकार से वे कंटिन्यू तौर पर बने रहेंगे। सो ऑल द प्रोविजन अबाउट दिस topic about this provision are mentioned in article number 10. ठीक है, now the most important article comes now. article number 11. what article number 11 says? article number 11 कहता है कि संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार पर विधि द्वारा विनियम किया जा सकता है। अर्थात संसद नागरिकता के अधिकार पर विनियमन कर सकती है, यानी कि उस पर एडिशन कर सकती है, उसको कम कर सकती है, समाप्त कर सकती है। तो नागरिकता संबंधी विधि बनाने का अधिकार किसको है? विधि बनाने की पावर किसके पास है? संसद के पास। आर्टिकल नंबर 11 मेक इट क्लियर। ओके, सो दीज आर आर्टिकल आई हैव डिस्कस्ड टू यू। आई होप यू रियली गेट इट अंडरस्टैंड। नाउ लेट्स मूव अबाउट द न्यू पॉइंट। व्हाट इज दैट? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, अर्थात PIO। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन क्या टॉपिक होता है? ये क्या चीज होती है? देखो, ये किसी एक तरह का कार्ड होता है, दिस इज अ टाइप ऑफ कार्ड। ठीक है, ये कार्ड होता है, यह उन व्यक्ति को दिया जाता है, किन व्यक्ति को दिया जाता है? जिनके पास पूर्व में भारत का पासपोर्ट हो, ठीक है, जिनके पास कभी भारत का पासपोर्ट रहा हो, ऐसे व्यक्ति को यह कार्ड दिया जा सकता है। या फिर किसी इंसान की पिछली 4 पीढ़ियों में से, मतलब पिता, दादाजी, परदादाजी और उनके दादाजी, ठीक है, तो उसके 4 पीढ़ियों में से कोई भारत का नागरिक रहा हो, ठीक है, तो उनको PIO प्राप्त करते हैं। मान लो कोई भारत विदेश का नागरिक है परंतु उसके पास कभी भारत का पासपोर्ट रहा हो, या उसकी 4 पीढ़ियों में से कोई भारत का नागरिक रहा हो, ठीक है, तो उनको हम कहते हैं भारतीय मूल नागरिक। ठीक है, इंडियन ओरिजिन सिटीजन।
तो यह कार्ड उनको दिया जाता है PIO, ठीक है। इस कार्ड का क्या क्या बेनिफिट है कि इस कार्ड का बेनिफिट यह है कि वह व्यक्ति जिसके पास कार्ड है, कार्ड धारक है, 15 वर्ष तक भारत में फ्री यानी कि विदाउट एनी वीजा ही कैन डू ट्रैवल इन द कंट्री, ही कैन एंटर इन द कंट्री फॉर 15 इयर्स इफ ही हैज द कार्ड। ओके, अगर उसके पास कार्ड है, वो कार्ड धारक है, तो 15 वर्ष तक वह भारत में फ्री आ सकता है विदाउट एनी वीजा। परंतु 2015 में PIO प्रोविजन को टर्मिनेट कर दिया गया, इसको कैंसिल कर दिया गया। उसके बाद कैंसिल नहीं किया, इसको एडजॉर्न कर दिया गया किसके अंदर, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, OIC कार्ड के अंदर। अब OIC कार्ड क्या है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, यह इसका प्रोविजन कब आया, तो इसका प्रोविजन आता है 2005 में। तो यह कार्ड उन व्यक्ति को प्रदान किया जाता है, किनको प्रदान किया जाता है, जो 3 पीढ़ी से भारतीय पूर्वज के नागरिक, मतलब उनकी पिछली 3 पीढ़ियों में से कोई व्यक्ति भारत का नागरिक रहा हो, तो यह कार्ड उनको प्रदान किया जाता है। यह कार्ड धारक 5 वर्ष के बाद रजिस्ट्रेशन के द्वारा, मतलब रजिस्ट्रेशन कराएगा, रजिस्ट्रेशन करवाने के 5 वर्ष के बाद भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है, ठीक है, अगर किसी के पास यह कार्ड है। इसी के साथ साथ इस कार्ड में क्या फायदा होता है, यह कार्ड धारक आजीवन वीजा रहित भारत में आ सकते हैं। तो जिनके पास यह कार्ड होगा, OIC कार्ड होगा, वह बिना वीजा के भारत के अंदर आजीवन आ सकते हैं। तो यह कार्ड ज्यादा लोगों ने इसकी ओर ज्यादा फोकस किया, क्योंकि इसमें आजीवन है, उसमें सिर्फ 15 वर्ष था, तो इसलिए लोग इसकी तरफ ज्यादा आकर्षित हो रहे थे। सो 2015 में PIO को ऐड कर OIC के अंदर ही डाल दिया गया। सो OIC कार्ड इज रियली इंपॉर्टेंट, स्पेशली दिस कार्ड होल्ड बाय दोज पर्सन हु हैज ओवरसीज इंडिया। स्पेशली हम उनको जानते हैं किस कैसे पॉइंट से वे होते हैं। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो, जन्म के आधार पर नागरिकता, ठीक है, हम किसी व्यक्ति को जन्म के आधार पर नागरिकता कैसे मिल सकती है, तो जन्म के आधार पर नागरिकता उसे मिलती है जिसके माता पिता में से कोई भारतीय हो, ठीक है, उसके माता पिता में से कोई भारतीय हो तथा उसका जन्म भी भारत के अंदर ही हुआ हो, तो वह व्यक्ति भारत की नागरिकता जन्म के आधार पर पा सकता है। नंबर 2 पर आता है आनुवांशिकी। आनुवांशिकी क्या होगा, आनुवांशिकी के आधार पर यह होगा कि 26 जनवरी 1950 के बाद या 10 दिसंबर 1992 से के बाद या पहले, ठीक है, 26 जनवरी 1950 के बाद या 10 दिसंबर 1992 के बाद या पहले कोई भी व्यक्ति जो भारत से बाहर जन्मा हो, उसके माता पिता में से यदि कोई भारतीय हो, तो भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। क्या है कि 10 मेन तारीख आप ये याद रखिए, 10 दिसंबर 1992 के बाद या पहले, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति भारत के बाहर जन्मा हो परंतु उसके माता पिता में से कोई एक भारतीय हो, तो वह व्यक्ति भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। He is eligible to get Indian citizenship if he got born outside of India, but his parents, anyone of his mother or his father, have the citizenship of India. Okay, so this provision has been clear to you. Now let's move ahead. Okay, student. अब हम नजर डालते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर। नागरिकता पाने के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य क्या होंगे, उन पर नजर डालते हैं, उन पर बहुत अच्छे से फोकस करते हैं। सो प्लीज अपनी नजर गड़ाइए रखिएगा अपने मोबाइल स्क्रीन पर, ठीक है, और नोट डाउन कीजिएगा जो मैंने लिखा हुआ है बोर्ड के ऊपर। सबसे पहले किसी भी व्यक्ति को अगर भारतीय नागरिकता चाहिए तो आनुवांशिकी के आधार पर उसे कैसे मिलेगी नागरिकता, आनुवांशिकी के आधार पर कैसे मिलेगी नागरिकता, ठीक है। तो उसके लिए कुछ प्रोविजंस हैं, ठीक है, ये प्रोविजन समय समय के साथ बदलते रहे हैं, तो हम क्या प्रोविजन किस टाइम तक बदले वो भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात आती है 26 जनवरी 1950, यानी कि जब हमारा संविधान लागू हुआ तब से लेकर 1 जुलाई 1957 तक। कब 26 जनवरी 1950 से लेकर 1 जुलाई 1957 तक क्या सदस्य तक क्या प्रोसेस थे ये देखते हैं। तो आनुवांशिकी के आधार पर उसे तब मिलेगी यदि वह भारत में जन्मा हो, लेकिन यह बाध्यता नहीं थी कि उसके माता पिता भारतीय, ठीक है। तो उस टाइम ये प्रोविजन लाया गया था कि उस व्यक्ति को भारत की नागरिकता मिल सकती है यदि वो भारत के अंदर जन्मा हो, परंतु यह कोई बाध्यता नहीं है कि वह उसे भारतीय नागरिक ही होना चाहिए, ठीक है। नाउ फिर क्या होगा, 1 जुलाई 1957 से लेकर 3 दिसंबर 2004 में क्या प्रोविजन लेके आए, उसमें प्रोविजन लेके आए
कि कोई भी व्यक्ति यदि भारत के अंदर जन्मा हो तथा उसके माता पिता दोनों ही भारतीय होने चाहिए, तब उसको आनुवंशिकी के आधार पर नागरिकता मिल सकती है। ठीक है, क्या था 1987 से लेकर 2004 तक ये प्रोविजन था, यदि कोई भारत में जन्मा हो तथा उसके माता पिता भारतीय हो तो ही उसे भारतीय नागरिकता मिल सकती है आनुवंशिकी के आधार पर। लेकिन फिर 2004 से क्या प्रोविजन आया कि आनुवंशिकी के आधार पर तब मिलेगी यदि कोई व्यक्ति भारत में जन्मा हो तथा उसके माता पिता में से कोई एक भारतीय। ठीक है, तो अभी क्या चल रही है, यदि कोई भारत के अंदर जन्मा हो अथवा उसके माता पिता में से कोई एक भारतीय हो तो उसे आनुवंशिकी के आधार पर भारतीय नागरिकता का पात्र माना जाएगा तथा उसे भारतीय नागरिकता मिल सकती है। फिर दूसरी आती है रजिस्ट्रेशन के आधार पर। रजिस्ट्रेशन के आधार पर क्या है, कोई भी व्यक्ति भारत की नागरिकता ले सकता है यदि वह 7 वर्ष तक भारत में रहा हो। पहले उसको 7 वर्ष तक भारत में रहना होगा, 7 वर्ष रहने के बाद उसको भारत की नागरिकता मिल सकती है यदि वह आवेदन करता है तो, इसीलिए रजिस्ट्रेशन लिखा है। रजिस्ट्रेशन तभी किया जाएगा, पहले उसको 7 वर्ष भारत के अंदर रहना होगा, 7 वर्ष रहने के पश्चात उसको आवेदन करना होगा, आवेदन करने के पश्चात ही वह भारतीय नागरिक बन सकता है। यह प्रोविजन किन के लिए है, जो भारतीय मूल हो। भारतीय मूल के व्यक्ति कौन होते हैं, वे भारतीय मूल के व्यक्ति होते हैं कोई व्यक्ति अगर भारत देश के अंदर रहता हो तथा उसकी पिछली पीढ़ी में से दादा परदादा नाना नानी में से कोई एक भारतीय रहा हो, उनको भारतीय मूल के व्यक्ति कहा जाता है। या जिसने भारत में रहने वाले किसी से शादी कर ली हो। ठीक है, कोई विदेशी हो किसी भारतीय से शादी कर ली हो तो 7 वर्ष रहने के पश्चात आवेदन कर सकता है तथा भारत की नागरिकता ले सकता है। ठीक है, ये प्रोविजन क्लियर हो गया। अब आते हैं नंबर 4 पर, निवास के आधार पर। निवास के आधार पर कैसे मिलेगी, अगर कोई भारत के अंदर निवास कर रहा है कितने वर्ष से कम 12 वर्षों तक भारत के अंदर निवास करना होना चाहिए। ठीक है, उसका निवास भारत के अंदर कम से कम 12 वर्षों से अधिक होना चाहिए, तब वह भारतीय नागरिक होने का पात्र होगा। ठीक है, उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, फिर उसको नागरिकता मिल सकती है। ठीक है, निवास के आधार पर क्या है 12 वर्ष और रजिस्ट्रेशन के आधार पर क्या है 7 वर्ष। तो टू मेजर फैक्टर, प्लीज बी डिफरेंशिएट बिटवीन दैट। ओके, अब आती है क्षेत्र समाविष्टि के आधार पर, वेरी इंपॉर्टेंट, और इससे क्वेश्चन निकलते आती है नंबर 5 से, वेरी इंपॉर्टेंट, कि कोई विदेशी क्षेत्र जो भारत का हिस्सा बन गया हो, कोई विदेशी क्षेत्र जो भारत का हिस्सा बन गया हो तो उस क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति भी भारत के नागरिक होने के पात्र होंगे। ठीक है, कोई विदेशी क्षेत्र हो गया, उसने क्या हो गया, या तो भारत ने उस पर कब्जा कर लिया हो या उस क्षेत्र वाले व्यक्ति या वो क्षेत्र भारत को सुपुत्र कर दिया गया हो, तो वहां पर रहने वाले व्यक्ति नागरिकता के पात्र होंगे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसका उदाहरण मिलता है गोवा में रहने वाले व्यक्ति तथा इसके साथ दादर नगर हवेली में रहने वाले व्यक्ति थे, और इसके साथ साथ जो पांडुचेरी में रहने वाले व्यक्ति थे उनको क्षेत्र समाविष्टि के आधार पर भारतीय नागरिक बनाया गया है। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर which I have discussed to you. I hope all the points has been clear to you, and if you have really any problem then please move to back in your video and watch it again. Now we will discuss very important chapter, please be connected. Okay student, अब हम नजर डालते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के ऊपर। बहुत ही विवादों में रहा देश के अंदर विभिन्न जगहों पर, इसके लिए क्या हुए, दंगे हुए, दंगे भी हुए दिल्ली के अंदर, बहुत से विभिन्न जगहों पे इसके लिए प्रदर्शन हुए। सो बहुत ही सुर्खियों में रहने वाला था ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। आई होप बहुत से स्टूडेंट इसके बारे में पहले से जानते होंगे, परंतु चूंकि हम एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो इससे जुड़े क्वेश्चन एग्जाम में क्या आ सकते हैं, पॉसिबिलिटीज क्या आने की, तो हम वो सब चीज़ आज डिस्कस करेंगे। हम पूरी तरीके से डिस्कस करेंगे, पूरा कंप्लीट डिस्कसन करने के बाद ही अपनी वीडियो में एंड करेंगे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक राइट नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू, प्लीज बी फोकस ऑन योर स्क्रीन एज वी गोइंग टू टर्मिनेट आवर वीडियो। ठीक है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, इसको कहते हैं नागरिकता संशोधन अधिनियम। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, नागरिकता संशोधन अधिनियम। ये 2019 का है, प्लीज याद रखिएगा। अगर एग्जाम में 2020 डाल दिया ना तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसके प्रदर्शन 2020 के अंदर हुए थे, परंतु यह 2020 का नहीं है, 2019 का है। ठीक है, सो प्लीज बी फोकस। इसके बाद इसमें क्या कहा गया कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, सिर्फ 3 देश, कौन से देश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से
पिछले 5 साल अर्थात 31 दिसंबर 2014 के बाद, पिछले 5 साल अर्थात 31 दिसंबर 2014 के बाद जो व्यक्ति हिंदू धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, पारसी धर्म तथा इसको आप ईसाई समझिए, तथा ईसाई और बौद्ध, कितने धर्म हो गए? 6 धर्म हो गए। हिंदू, जैन, सिख, पारसी, ईसाई और बौद्ध धर्म से संबंधित कोई व्यक्ति हो, वह किसी भी प्रकार से भारत आया हो, ठीक है, ये मान्यता नहीं है कि वो किस प्रकार से आया है, ठीक है, वो वैलिड तौर पर आया है, इनवैलिड तौर पर आया है, यह बात मान्य नहीं होगी। वह किसी भी प्रकार से भारत के अंदर आया हो तो वह भारतीय नागरिक होने का पात्र होंगे, ठीक है। तो इसके लिए बहुत ही ज्यादा दंगे रहे, वो आप सभी जानते हैं, उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, वो विवादित इशू हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये धर्म गिनने हैं, ठीक है, 6 के धर्म आपको याद होने चाहिए। कौन से? हिंदू, जैन, सिख, पारसी, ईसाई और बौद्ध। 6 धर्मों से रिलेटेड कोई व्यक्ति पिछले 5 साल से यानी कि 31 दिसंबर 2014 के बाद किसी भी प्रकार से भारत आया हो तो वह भारतीय नागरिक होने का पात्र होगा, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपसे एग्जाम में यहाँ से पूछी जाएगी कि यह भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन करके किया गया, ठीक है। CAA यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन करके जारी किया गया। इसके बाद आपके इंपॉर्टेंट इशू क्या आएगा कि नागरिकता संबंधी मामले किस मंत्रालय के पास जाते हैं? तो गृह मंत्रालय नागरिकता संबंधी मामलों पर अपनी पकड़ रखता है, ठीक है। तो नागरिकता संबंधी मामले किसके पास जाएंगे? गृह मंत्रालय के पास। तो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट CAA फॉर योर एग्जाम पर्सपेक्टिव। एग्जाम में आपको इनसे रिलेटेड इशू आएंगे, आपसे धर्म पूछे जा सकते हैं, ये डेट पूछी जा सकती है, 5 साल पूछे जा सकते हैं, कौन से अधिनियम में संशोधन किया ये पूछा जा सकता है, तो कौन से मंत्रालय से आया ये पूछा जा सकता है। तो सिर्फ इन पॉइंट को अपना पकड़ रखिएगा, ठीक है, किसी भी प्रकार से अपने आप को कंफ्यूज नहीं रखिएगा, ठीक है। सो दिस इज आवर वीडियो अबाउट सिटीजनशिप, ठीक है। हमने सिटीजनशिप को पूरी तरीके से कवर किया, ठीक है। ईच फैक्ट अबाउट सिटीजनशिप may be asked in your examination. We just have discussed in our video. If you do not have understand any point, then please go to the particular point. Again watch, again listen what I am going to teach you. So that point will be clear definitely. And still if you have any problem, any doubt, then you have comment section. Then in your comment section, please write down your doubt. We will definitely go access your doubt and make it solved. ठीक है। So if you have any doubt also, then we have also our YouTube Telegram channel. Then go connect with our Telegram channel. So this is our video. We are going to end this is topic. So please, if you like our video, please like this video. And if you do not have subscribed our channel till now, then go please subscribe our channel. ठीक है। So thank you so much.